ये छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्लास 9 के लिए विषय 1 का हिस्ट्री में पहला चैप्टर आप देख रहे हैं। पिछले 2 वीडियो में आप फ्रांस की क्रांति के कारण, इसमें आपको बताया गया था राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण। उसी क्रम में फ्रांस की क्रांति के कारण में अगला जो कारण है वैचारिक कारण, जिसमें हम चर्चा करेंगे दार्शनिकों के विचारों के बारे में, अर्थात दार्शनिकों का योगदान। फ्रांस की क्रांति में जो विचारक हुए उनमें सबसे पहला नाम जो आता है मॉन्टेस्क्यू एक महान लेखक और विचारक हैं, जिन्होंने फ्रांस में गणतंत्री लोकतंत्र का समर्थन किया। उनका विचार था कि एक ऐसा शासन जो गणतांत्रिक शासन हो वही सबसे बेस्ट शासन होता है। उन्होंने गणतंत्री लोकतंत्र में समर्थन दिया। वह लोकतांत्रिक गणतंत्र के समर्थक थे। राजा के दैवी अधिकारों के सिद्धांत की उन्होंने घोर आलोचना की। उसके घोर आलोचक थे, क्योंकि राजा के दैवी अधिकार के सिद्धांत, आपको पता है कि राजा जो है ईश्वर का रूप माना जाता था और उसी के तहत वह शासन अपने देश की अन्य प्रजा पर विशेष ध्यान नहीं देता। वह एक तरह से निरंकुश स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति का हो गया था। इस कारण से वह जो है फ्रांस की आम जनता पर उसके विकास में विशेष सहयोग या विशेष ध्यान नहीं देता। तो मॉन्टेस्क्यू ने राजा के दैवी अधिकारों के सिद्धांतों की घोर आलोचना की। मॉन्टेस्क्यू को इंग्लैंड की शासन व्यवस्था पर, उनके ऊपर जो है इंग्लैंड की शासन व्यवस्था का गहरा प्रभाव था। जैसे इंग्लैंड में शासन स्तर को वर्गीकृत किया गया, बांटा गया, जिसमें 3 चीज आती है। एग्जाम्पल के रूप में आज के किसी भी देश, लोकतांत्रिक देश की बात करें तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। मॉन्टेस्क्यू का विचार था कि फ्रांस में भी ऐसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें शासन की सत्ता जो है राजा केंद्रित न होकर के राजा की शासन व्यवस्था को बांट दिया जाए। शासन स्तर पर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को बांट दिया जाए। उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा द स्पिरिट ऑफ द लॉज, जिसमें उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया, जिसको बुद्धिजीवी वर्ग जाना और अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, धार्मिक क्षेत्रों में हो रहे छीने जा रहे अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयास किया। बच्चों, आप मॉन्टेस्क्यू का जो ग्रंथ है द स्पिरिट ऑफ द लॉज और गुण है 1 नंबर, बहुविकल्पी प्रश्न या अति बहुत्तरी प्रश्न में 1 नंबर के लिए बार बार पूछा जाता है। इसलिए आपको ये सब चीजें ध्यान से याद रखनी चाहिए। दूसरे क्रम में हम देखते हैं रूसो। 1712 से 1778 के बीच रूसो की जो समयावधि है, रूसो एक महान दार्शनिक, महान विचारक, विश्व के बौद्धिक पटल पर उसका एक अपना अलग प्रभाव है।
जिसका प्रभाव फ्रांस की क्रांति पर भी विशेष रूप से दिखाई देता है। रूसों निरंकुशवाद शासन के विरुद्ध उनके विचार है कि फ्रांस में जो निरंकुशवाद शासन की प्रवृत्ति है उसका वो घोर निंदा करते हैं, उसका वो विरोध करते हैं। उनकी जो फेमस पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें उन्होंने लिखा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु प्रत्येक स्थान पर वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आपने देखा, पढ़ा कि मनुष्य की कैसी विकट स्थिति थी। मनुष्य मात्र की भावनाओं की कद्र नहीं होती थी, उनके अधिकारों को छीना जाता था। ऐसे में महान दार्शनिकों का जो प्रभाव जो इन चीजों पर था, जो चीजों इन लोगों ने, इन दार्शनिकों ने उन चीजों को महसूस किया, उन्होंने अपने इन ग्रंथों में लिखा। तो उन्होंने लिखा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है। जो आप देखेंगे कि स्वतंत्र की बात की गई है, स्वतंत्रता जो मनुष्य से छीन ली गई थी। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु प्रत्येक स्थान पर जंजीरों से जकड़ा हुआ है। प्रत्येक स्थान पर जंजीरों से, सामाजिक बंधन, राजनीतिक बंधन, इन सब जंजीरों से वो क्या हुआ है, जकड़ा हुआ है, जिसकी उन्होंने घोर निंदा की। अतः उन्होंने निरंकुशवाद शासन के विरुद्ध उन्होंने विचार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राजा को हमेशा जन भावनाओं के आधार पर ही, जन भावनाओं के अनुरूप ही कार्य करनी चाहिए। अर्थात आप यहाँ देख रहे हैं प्रत्येक स्थान पर जंजीरों से जकड़ा हुआ, यानी कि उनकी स्वतंत्रता भंग है। आम लोगों को स्वतंत्र पूर्वक जीने का अधिकार नहीं है। अनेक प्रकार के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक बंधनों में जकड़े हुए मनुष्य को इसके परिप्रेक्ष्य में राजा को क्या करना चाहिए कि उनका जो भी काम है वो जन भावनाओं के अनुरूप ही होनी चाहिए। इस प्रकार से रूसों ने राजा के विचारों और कार्यों से प्रभावित होकर के उन्होंने अपने पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जन भावनाओं के अनुरूप होकर के काम करने की प्रेरणा। अगले क्रम में वॉल्टेयर, जो महान दार्शनिक हैं, लेखक हैं, विचारक हैं, इन्होंने भी उस समय के शासन व्यवस्था के विरुद्ध अनेक विचार व्यक्त किए हैं, जिनमें है जन कल्याणकारी निरंकुश शासन। वह एक ऐसा निरंकुश शासन चाहते थे जो कैसा हो, जन कल्याणकारी, जन के कल्याण की भावनाओं को दृष्टि में रखते हुए एक ऐसा निरंकुश शासन, यानी अच्छे कामों को करने के लिए कोई रोक टोक न हो। निरंकुशता का मतलब यह है, अभी आपने पढ़ा कि जो फ्रांसीसी सम्राट लुई सुलामा की अगर बात करें या उनके अतिरिक्त अन्य राजाओं की बात करें तो उनके जो शासन पद्धति थी निरंकुशता, स्वच्छाचारी, भ्रष्टाचारी, नौकरशाही, तो ऐसे विचारधारा जो है, निरंकुशता का मतलब कि जो मनमानी करे, किसानों गरीबों का शोषण करे, मनमानी करे, उसके कोई अंकुश न हो। लेकिन इन्होंने कहा कि ऐसी शासन व्यवस्था जो जन कल्याणकारी हो और निरंकुश हो, ऐसी शासन व्यवस्था उन्होंने चाहा था। उन्होंने चर्च की बुराइयों को बदनाम बस कहा था। जैसा कि आप जानते हैं उस समय चर्च में अनेक प्रकार की बुराइयां थी और उन बुराइयों को सीधे तौर पे उन्होंने क्या कहा कि चर्च की जो बुराई है वो क्या है, एक बदनाम वस्तु है। उन्होंने अपने लेखन में, अपनी पुस्तक में लेटर्स ऑन द इंग्लिश, जो उनका पुस्तक है जिसका नाम लेटर्स ऑन द इंग्लिश, ये चीजें आपको नोट्स करनी चाहिए, याद रखनी चाहिए।
जिसको ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। उन्होंने इस पुस्तक में तमाम सारी चीजों को लिखा जिसमें जन कल्याणकारी निरंकुश शासन की व्यवस्था और साथ ही साथ चर्च के बुराइयों को परिणाम बस। निष्कर्षतः आप क्या कह सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति में जहां लोग जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक अन्य कारणों से अन्य क्षेत्रों में दबे थे, उनका शोषण हो रहा था, ऐसे में फ्रांस में ऐसे क्रांतिकारी विचारकों के माध्यम से मॉन्टेस्क्यू, रूसो और वॉल्टेयर जैसे क्रांतिकारी विचारकों के माध्यम से, उनके विचारों से, उनके जीवन के सभी क्षेत्रों में, लोगों के जीवन के सभी क्षेत्रों में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला। इसके बाद से हम चर्चा करेंगे आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में सबसे पहले देखेंगे, जैसा कि आर्थिक कारण में आप जानते हैं कि लोग जो है अनेक आर्थिक समस्याओं से ग्रसित थे और आम जनता की कंडीशन इतनी दयनीय थी, उन्हें भरपेट अनाज, भरपेट भोजन नहीं मिलता था, वस्त्र नहीं मिलते थे, अनेक सारी यातनाएं और समस्याएं झेलना पड़ता था। तो आर्थिक कारण में पहला कारण क्या है कि अमेरिका की सहायता करना। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया कि फ्रांस ने अमेरिका की सहायता की थी अपने विरोधी देश ब्रिटेन के साथ के विरुद्ध में। अमेरिका का उन्होंने फेवर किया था, हेल्प किया था। तो ऐसे में अमेरिका की सहायता में, युद्ध में सहायता के लिए उन्होंने अपने पर्याप्त धन और सैनिक खर्च किए थे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी, आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। तो एक बहुत बड़ा कारण बनता है फ्रांस की क्रांति में। दूसरी चीज, अन्यायपूर्ण कर प्रणाली। जैसा कि आप जानते हैं कि कर की जो प्रणाली थी अन्यायपूर्ण थी। पहले भी आपको बताया गया कि जो पादरी वर्ग था, कुलीन वर्ग था, वह किसी भी कर से उसको मुक्त किया गया था, मुक्त रखा गया था। कर देने का जो भार था वो तीसरे स्टेट्स का था, जिसमें छोटे बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, डॉक्टर, किसान, छोटे किसान, बड़े किसान, यानी तीसरी स्टेट्स के जितने भी कर दे योग्य लोग थे, या इस तरह से कहें कि जनसाधारण पर कर का बोझ अधिक था। तो यह अन्यायपूर्ण कर प्रणाली जो है, प्रथम और द्वितीय स्टेट्स को कोई भी कर नहीं देना था और तृतीय स्टेट्स को ही ज्यादा से ज्यादा कर वहन करना होता था। जैसा कि आपको बताया गया था कि चर्च भी किसानों से एक कर लेता था, टाइप, जो किसानों से कर लेने का उसका अधिकार था। इसके अलावा कुलीन वर्ग को सामंतवादी अधिकार प्राप्त हुए थे, वो भी सामंतवादी व्यवस्था के तहत किसानों का, कामगारों का शोषण करता था, उससे अत्यधिक कर वसूलने का काम करता था। तो ये अन्यायपूर्ण कर प्रणाली भी फ्रांस की क्रांति के एक महत्वपूर्ण कारण में आएगा। इसके बाद तीसरे पॉइंट आप देखेंगे कि 1788 का अकाल। फ्रांस में जो है 1788 ईस्वी का एक ऐसा दौर जिसमें बहुत ही भीषण अकाल का सामना करना पड़ा फ्रांस को, जिसमें जनसाधारण जो था, गरीब निर्बल वर्ग के जो व्यक्ति थे, उनको महान महंगाई और अकाल का सामना करना पड़ा। लोगों को खाने के लिए उपलब्ध अनाज की कमी और ऊपर से महंगाई, जो चौथे पॉइंट पे आप पढ़ेंगे, बढ़ती हुई महंगाई। तो इन सबको लेकर के 1788 में ऐसे कंडीशन बने और जिसमें न ही राजा का कोई विशेष सहयोग इनको मिला और न ही किसी सामाजिक स्तर पर इनको कोई सहयोग मिला।
तो इन तमाम लोगों के मन में, तमाम लोगों के व्यवहार में फ्रांस की शासन व्यवस्था के विरुद्ध बृहद असंतोष देखने को मिला और यह असंतोष जो अकाल और बढ़ती महंगाई के द्वारा फ्रांस की क्रांति का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बनता है। जो लास्ट कारण आपको बताया जाएगा, जो तात्कालिक कारण है, जैसा कि आपने ऊपर जो भी कारण आपने पढ़ा, जिसमें 1788 का बहुत बड़ा अकाल और इस तरह लोगों ने दुकानों को, रेस्टोरेंट को, अनाज की दुकानों को लूटना शुरू कर दिया और इसी क्रम में सरकार ने अपने बिगड़े हुए आर्थिक कंडीशन को सुधारने के लिए जनरल स्टेट्स की बैठक बुलाती है, जिसमें नए कर को लागू करने का प्रावधान होता है। तो एक तो विकट स्थिति, अकाल की स्थिति, बढ़ती हुई महंगाई है और दूसरे राजा द्वारा, सम्राट द्वारा जनरल स्टेट्स की बैठक 1789 में बुलाई जाती है, जिसमें नए कर को लगाने का जो विचार है, जिनका लोगों ने भरपूर तरीके से विरोध किया, जिसमें दूसरे और तृतीय स्टेट्स के जो भी व्यक्ति थे, जो भी लोग थे, उन्होंने सम्राट के इस नीति से बहुत नाखुश हुए। उनके अंदर बहुत ही घोर प्रबल विद्रोह की भावना पैदा हुई। उन्होंने असेंबली, जनरल स्टेट्स की बैठक को अस्वीकार कर दिया, छोड़ करके उस बैठक को छोड़ करके बाहर चले गए और राजा के नीतियों और राजा के व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किए और आंदोलन करना शुरू किए। यहीं से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत होती है, जिसका डेट है 14 जुलाई 1789। बास्टिल के दुर्ग के पतन के बाद फ्रांस की क्रांति की भरपूर शुरुआत होती है, जिसका हम जिक्र अगले वीडियो में करेंगे।